जाबलिया से उन्होंने कहा है कि हम अपनी फ़ौजों को विड्रॉ कर रहे हैं इसराइल ने, और जाबलिया बिल्कुल तबाह, जाबलिया है नॉर्थ साइड से, वहाँ से तबाह कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गाज़ा में और रफ़ा में जहरीत उनकी जारी है। मज़ीद शहादतें हुई हैं 60-70, और जो ये जो क्रॉसिंग, रफ़ा की क्रॉसिंग, ये फिलडेल्फिया कॉरिडोर जो कि इजिप्ट को सेपरेट करता था गज़ा से, इसके ऊपर सरकारी तौर पे तो इजिप्ट की तरफ से बात नहीं हुई, लेकिन इसराइल और इजिप्ट के जो हुकाम हैं उनकी आपस में कोई बात हो रही है इस हवाले से। कशीदगी बहुत ज़्यादा है दोनों मुल्कों में, लेकिन बातचीत जारी है, और शायद इसको यहाँ से इसराइल की फ़ौज अपने आप को पीछे हटा के रफ़ा क्रॉसिंग दोबारा खोल दे। और हमास की जो क़यादत है, उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर करेंगे तो हम, हमारी तरफ से बातचीत के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं, हमने मुज़ाकरात बंद नहीं किए, क्योंकि असल बात यह है कि मुज़ाकरात किसने तोड़े। इसराइल कह रहा है कि हम सीज़ फायर नहीं करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात के लिए हम भी तैयार हैं। तो ये जंगबंदी के ऊपर दुनिया अब रुकी हुई है कि ये आगे मामलात किस तरह बढ़ते हैं और ये मामलात जो है वो किस तरफ जाते हैं। ट्रंप का जिक्र तो कल से मीडिया पे हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको 34/34, मतलब 34 जो है वो उन पे इल्ज़ाम थे, 34 के 34 साबित हो गए, और उनको जो है वो सज़ा उसमें हो गई डोनाल्ड ट्रंप को, और सज़ा हो गई, सुनाई जाएगी 11 जुलाई को। 11 जुलाई को सज़ा सुनाई जाएगी। तो फैलनी में, मतलब फैलनी का मतलब है संगीन जो जराइम, वहाँ पर ये जो उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह चेंज किए हैं और टैक्स के और ये सारे का, 34 इल्ज़ाम थे, 34 में से 34 में उनको जो है वो सज़ा सुना दी गई। और उन पे जो है वो स्टॉमी डैनियल्स खातून, जो कि एक एडल्ट फिल्मों की अदाकारा, 45 साल उनकी एज है, 17 साल की उम्र में उन्होंने ये अपना इस प्रोफेशन में वो आई थी, और 2006 में वो कहीं ट्रंप के साथ जो है वो उनके इन्वॉल्व रहीं। और ये जो है ये फिर ये हुआ कि 2016 में उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़बान खोलूँगी, मैं बात करूँगी, पब्लिक में आऊँगी, आगे पीछे दाएं बाएं। तो ट्रंप साहब जो हैं वो उनको अपने जो इल्ज़ामात साबित हो गए, अब वो ज़ाहिर है कि इल्ज़ामात साबित हो गए, मुल्ज़िम नहीं है, वो मुजरिम है। तो वो जो है वो उनको जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने अपने वकील से कहा, माइकल कोहन से, कि वो उनको मुंह चुप रहे, मुंह बंद करवाने के लिए खातून को वो $1,30,000 जो हैं, और वो कभी इससे ज़्यादा कभी इससे कम, 30,000 किस्तें आगे पीछे दाएं बाएं, तो वो उनको देते रहे, जो कि उनके रिकॉर्ड्स के अंदर ज़ाहिर नहीं हो रही थी। तो ये जो अब इसमें उनको सज़ा हुई, लेकिन वहाँ पर जो अमेरिका में अब सिलसिला ये है कि इसमें उनको 1 साल की सज़ा भी हो सकती है, खाली प्रोबेशन पे भी रखा जा सकता है, 20 साल तक सज़ा हो सकती है। लेकिन ये कि सज़ा चाहे प्रोबेशन पे उनको रखा जाए, चाहे उनकी क्या वो 1 साल की सज़ा हो जाए या 2 साल की सज़ा हो जाए, इलेक्शन वो लड़ेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इलेक्शन के लिए जो शराइत हैं कि 35 साल के का होना चाहिए, अमेरिका के अंदर पैदाइश हो और पिछले 14 साल से अमेरिका में क़याम हो, तो वो शराइत तो पूरी करते हैं। तो ये ट्रंप जो है वो बहरहाल, और पहली दफ़ा तारीख़ में हुआ है कि किसी साबिक़ सदर को, ये सुबह से मीडिया में देख रहे हैं, और ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ऐसे शख्स को सज़ा हुई, एक तो साबिक़ सदर को पहली दफ़ा, और दूसरा ये कि किसी ऐसे शख्स को जो कि अगले इलेक्शन में सदारती उम्मीदवार है। तो 11 जुलाई को सज़ा सुनाई जाएगी, ट्रंप साहब उसको चैलेंज करेंगे, और ट्रंप साहब हौसले में बहुत ज़्यादा। इसकी जो शदीद मज़म्मत हुई है ट्रंप साहब के फ़ैसले की कि ट्रंप साहब को सज़ा सुनाई गई है, वो शदीद तरीन जो मज़म्मत हुई है क्रेमलिन से हुई है, रशिया से। और रशिया की तरफ से आया है कि एक शख्स को रोकने के लिए कि वो देखें ना, पुतिन ट्रंप दुनिया जो है वो, तो पुतिन ने कहा है कि क्रेमलिन की तरफ से कहा गया कि एक शख्स को रोकने के लिए कि वो दोबारा मुंतखब ना हो, और हर किस्म का कानूनी और गैर कानूनी हथकंडा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्रेमलिन ने जो है वो ट्रंप के साथ क्रेमलिन खड़ा हो गया कि रशिया। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो ट्रंप है वो भी चैलेंज करेंगे इसको, और वो शायद आज कल में शायद मीडिया से बात भी करें, और उन्होंने खुल के, ये जजेस जो हैं, न्यूयॉर्क में सज़ा हुई है ना, ये सुप्रीम कोर्ट, मतलब उस रियासतों की अपनी अपनी कोर्ट है, तो न्यूयॉर्क में सज़ा हुई है,
वो जो है वो जॉर्जिया में वोट डाल सकते हैं, फ्लोरिडा में शायद उनका वोट है, जिस रियासत में है तो वो अपना वोट डाल सकते हैं गालिबन, वहाँ पर ही कानून नहीं होता, लेकिन 12 इलेक्शन लड़ेंगे। अब इसमें जो इशू है, लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया के ऊपर एक अजब सा मैसेज तो किया कि भाई ये जो है ये उनका कानून क्या कहता है और क्या वो फिर अपने आप को माफ़ करेंगे बाद में इलेक्ट होने के बाद, मतलब एक लंबी बहस छिड़ी हुई है इस पर। अच्छा, इसी दौरान जो है वो 2-3 और वाक़यात बड़े हैरान कुन सामने आए हैं। एक तो ये है कि जो हुतीज़ हैं उनके ठिकाने पे जो, अगर हम ये देखें यहाँ पे नक्शा देखें तो हुदैदा की बंदरगाह जो है, हुदैदा की बंदरगाह बहर अहमर पे बिल्कुल यमन का वो इलाका जो कि बहर अहमर से मिलता है, और यमन यानी वस्त यानी जो मगरिबी पट्टी है उसके नक्शे में अगर देखें तो मगरिबी पट्टी के ये वस्त में हुदैदा का शहर भी आता है और इनकी बंदरगाह भी आती है। तो यहाँ पर जो है वो अटैक किया है अमेरिका और बरतानिया दोनों ने, और ये बड़ा कम होता है कि हुतीज़ इस बात का ऐलान करें कि जी हमारे कितने लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ कि जी हमारे 16 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो गए इन हमलों में। और अमेरिकन ने भी कहा कि हमने कोई काफ़ी जगहों पे स्ट्राइक्स की हैं, और उसमें बरतानिया ने भी कहा कि उन जगहों पे जहाँ पे लॉन्ग रेंज मिज़ाइल्स हुतीज़ तैयार कर रहे थे और मुख्तलिफ वेपन्स जो कि रेड सी की जो शिपिंग लेन्स हैं वहाँ पे जो जहाज़ जा रहे थे उनको टारगेट करने के लिए, तो वहाँ पे अमेरिका ने भी अटैक किया और यूके ने भी अटैक किया। लेकिन जो हुतीज़ ने जवाब दिया है, अब अगर वो जवाब दुरुस्त है, अमेरिका की तरफ से इस पर कोई कमेंट नहीं आया अभी तक, लेकिन अगर तो वो जवाब दुरुस्त है जो कि हुतीज़ ने दिया है, तो फिर उसके बाद जो है ये 9th स्लाइड है राइटर्स की। अच्छा, हुतीज़ ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर पे को अटैक किया है। अच्छा, ये अगर ये बात दुरुस्त है, देखिए हुतीज़ पे अटैक होना तो एक बात है ना, लेकिन ये जो राइटर्स की खबर है 9th स्लाइड, अगर ये खबर दुरुस्त है, हुतीज़ का ये दावा दुरुस्त है, अभी तक इसका कोई रिबटल नहीं, कोई जवाब नहीं आया, तो ये एक इंतहाई, आप समझ लें कि इंतहाई एक यानी आप समझ लें कि भयानक हमला हुआ है अमेरिका के ऊपर। भयानक भी शायद मैं छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, अमेरिकन किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पे, क्योंकि ये यूएस आइजनहावर जो है उनके 34वें सदर, ज़ाहिर है कि आइजनहावर के नाम पे ये बना हुआ है, 50 साल से ये पानियों में है, और ये न्यूक्लियर पावर्ड, अगर हम इसकी खसूसियात देखें तो ये न्यूक्लियर पावर्ड है, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इस पर, और ये जो है ये तेज़ी के साथ इसका फ़्लाइट डेक जो है वो 1092 फीट है, और इस पे जो है वो बहुत सारे 6300 के करीब इसके ऊपर जो है वो उनका क्रू है इसके ऊपर जो ट्रैवल करता है, और बहुत बड़ा चूँकि डेक है तो इसलिए 60 के करीब इस पे जो एयरक्राफ्ट हैं वो लैंड करते हैं। इसका जो डेक है उसके ऊपर लैंडिंग और टेक ऑफ जो है, तो ये जो यूएसएस आइजनहावर है ये 1975 से ये मौजूद है पानियों में, और निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब सवाल ये है कि अगर तो इसके ऊपर अटैक हुआ है हुतीज़ का, और बड़े जदीद तरीन इसके ऊपर रडार सिस्टम लगे हुए हैं, देखें बात यह है कि ये स्टोरी जो है, अगर हुतीज़ ने इस पर अटैक किया, मैं फिर अगर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसको हुतीज़ ने क्लेम किया है कि हमने इस पर अटैक किया और उनके पास कोई विजुअल्स वगैरह भी हैं। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट भी अब दे रहा है बरतानिया का 12th फ्लाइट, हुतीज़ क्लेम टू हैव लॉन्च्ड मिसाइल अटैक ऑन यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर। ये आइजनहावर जो है ना, ये वो है जो गल्फ़ वॉर में, और जिसमें आप समझ लें कि ये इराक वॉर के दौरान, और फिर जब ये अफ़गानिस्तान के अंदर जब वॉर, तो यहाँ से फ्लाई करते थे इनके एयरक्राफ्ट, और मतलब ये इनका बहुत बड़ा, इसको 5 स्टार जो एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहते हैं। इसके ऊपर अगर हुतीज़ अटैक करने में कामयाब हो गए तो ये बहुत एक, इससे कतई नज़र के डैमेज कितना हुआ है कि अगर उनका कोई मिसाइल हिट भी कर गया इसको, छोटा सा मिसाइल भी, तो ये एक बहुत भयानक खबर है।
मेरा ख्याल है कि ये हुतीस के पास फिर सलाहियत बहुत ज़्यादा चली गई है, बहुत ज़्यादा इस वक्त वो पावर रखते हैं कि उन्होंने ये अटैक किया है। अच्छा ये जो अटैक, अच्छा ये फ्रंट्स अब खुलते जा रहे हैं, दो तीन भयानक फ्रंट्स नए खुल गए हैं। ये मैं आपको बताऊं पिछले 24-48 घंटों में। एक तो ये है कि ये सीज़ फायर नहीं हो पा रहा रफ़ा में, और अब रफ़ा का जो और गज़ा में अब क्या सूरत हाल आगे जाती है, किस तरफ जाती है, और ये अब देखना है। मैंने आपसे कहा ना, इवेंट्स अब होंगे जो कि डिसाइड करेंगे, डिसीजन मेकर्स को फोर्स करेंगे। मतलब डिसीजन मेकर्स तो रहे नहीं ना, क्योंकि वो जाहिर है कि अब इवेंट्स ही तय करेंगे कि भाई मामला किस तरफ जाने हैं। पूरी कोशिश थी कि ये किसी तरह सीज़ फायर हो जाए, और बड़े दुनिया के मुल्कों ने कोशिश भी की। पेरिस में मीटिंग्स हुई, फिर कतर में हुई, फिर इजिप्ट में हुई, फिर सारा होता रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि रफ़ा के अंदर मामला चले गए, और फ़लस्तीनी रियासत, और वो तो बहुत बात की बातें हैं, अभी तो ये जंगबंदी नहीं हो पा रही। लेकिन दूसरी जो बात बड़ी मेरे लिए हैरान कुन है, और हैरान कुन या परेशान कुन जो भी कहें, वो ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने इजाज़त दे दी यूक्रेन को कि वो अमेरिकन वेपन्स को रशिया के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ये पहली दफ़ा ये किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये इजाज़त दी है कि किसी दूसरे जो न्यूक्लियर स्टेट है और जो मुखालिफ स्टेट है उसके अंदर जो है वो वेपन्स इस तरह से इस्तेमाल हों। और उन्होंने यूक्रेन को इजाज़त दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि लिमिटेड अगर वो बिल्कुल खारकीव के पास आ जाएं और सेल्फ डिफेंस में, और ये सारी वजाहत की सेक्रेटरी ब्लिंकन ने। लेकिन इसके ऊपर रशिया जो है वो बड़ा अच्छा, फिर जर्मनी ने भी इजाज़त दे दी है, क्योंकि जाहिर है कि जब अमेरिका ने इजाज़त दी है तो जर्मनी ने भी इजाज़त दी है उसके फ़ौरन बाद। यहाँ पर मैं एसोसिएटेड प्रेस को कोट कर रहा हूँ, 18 स्लाइड, बर्लिन लेट्स यूक्रेन यूज़ जर्मन वेपन्स। अब जर्मन वेपन्स भी आ गए।